हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023-24 का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वो जो एग्ज़ाम है बेटा दैट इज़ वेस्ट चेन्नई सहोदया क्लस्टर एग्जामिनेशन। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसका सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस कर चुके हैं और सेक्शन सी भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इससे पहले हम इसके ए बी सी सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, प्लस जितने भी हमने और पी वाई क्यूज़ और सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक टॉय है वो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, विद अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड, जिसके एक तरफ हेमिस्फीयर है, एंड अ कोन ऑन दी अदर एंड, और दूसरी तरफ क्या है, एक कोन है, ठीक है। तो पहले तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। ओके, इसकी डायग्राम बनाते हैं पहले। वो क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर की शेप में टॉय है, ये रहा। कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये सिलेंडर की शेप में टॉय है, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके एक एंड पर एक कोन अटैच्ड है, ये लो कोन अटैच कर दिया, और दूसरे एंड पर क्या है, एक हेमिस्फीयर अटैच है, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये टॉय है। अच्छा, उसके बाद द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 एंड 5। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 13 दे रखी है और रेडियस 5 दे रखा है। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, और जो उसका रेडियस है दैट इज़ ये वाला विच इज़ 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्वियसली डायग्राम से क्लियर है, तो जो अपनी कोन है उसका रेडियस भी 5 होगा, जो अपना हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 5 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम, आगे उसने बोल ही दिया, ठीक है, एज ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सो रेडियस सेम है तीनों का। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। उसने बोला है टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी तीनों सरफेस एरिया प्लस करेंगे। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12, कौन की जो हाइट है दैट इज़ 12। अच्छा, कौन की हाइट देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन की हाइट 12 दे रखी है, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। ये कितनी गिवन है, दिस इज़ गिवन टू बी 12। ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कर्ड सरफेस एरिया लगेगा तीनों का, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी इसके लिए हमें स्लांट हाइट यानी कि इस एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे। इसका सरफेस एरिया क्या, 2 पाई आर एच, जिसमें हमारे पास एच भी है आर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें एल फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम अपना फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, हमें एल के लिए हमें फॉर्मूला पता क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे करके होता है, ठीक है। एल का ये फॉर्मूला होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितना है 5, और हाइट की वैल्यू है 12, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस 144, ये बन जाएगा अपना 169, ठीक है। और 169 किसका अंडर रूट होता है आपको अच्छे से पता है, दैट इज़ 13। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर आपकी सलांट हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो बस अब अपना सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने। ओके, चलिए। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय सबसे पहले तो इंग्लिश में लिख लेंगे, क्या आएगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके। बस अब इनको प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, बार बार बोलता हूँ, लेक्चर वीडियोस में भी बताया हुआ है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फॉर्मूला ज़रूर लिखना, उसके भी मार्क्स होते हैं। कौन का कर्ड सरफेस एरिया होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, अब मैंने कैपिटल एच क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि बेटा स्मॉल एच तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना कौन की हाइट में, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच बोल दिया, आपको ऊपर मेंशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मैं रेडियस क्योंकि तीनों के सेम है इसलिए मैं स्मॉल आर से ही डिनोट कर रहा हूँ, ओके। चलिए, आप चाहो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन भी कर सकते हो, जैसे पाई तीनों में प्रेजेंट है, कॉमन कर दिया, एक आर भी तीनों में प्रेजेंट है, उसको भी कॉमन कर दो, तो अंदर बच जाएगा एल, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 एच, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 आर। ओके, क्लियर है। तो पाई इंटू आर, रेडियस क्या अपना बेटा 5 है, एल की वैल्यू क्या आ गई 13, प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या थी 13, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 5, तो ये बन गया कुछ पाई इंटू 5, यहाँ पे आ गया 13 प्लस 13 2 ज़ा 26 प्लस 2 5 ज़ा 10। आप बेटा चाहो तो सीधा यहीं पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 26 और 13 कितने हो गए 39, 39 और 10 49।
देखो क्योंकि यहाँ पे 49 आ गया, 49 7 के टेबल पर आता है ना, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, ठीक है। तो ताकि मैं ये 7 7 ज़ार 49 इसको कट कर लूँ, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 22 × 5 × 7, समझ गए, ठीक है। 22 × 5 हो गया, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 और 1 11, 11 7 ज़ार 77, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आपको बेटा ऊपर मेंशन जरूर करना है ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एच, ये एल वगैरह क्या है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सामने है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन तो वैसे ही बड़े सिंपल होते हैं, बच्चों को मुश्किल लगते हैं लेकिन सिंपल होते हैं। देखो नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। इसमें भी पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर पेन के साथ। जो बिल्डिंग है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, फिर से सिलेंडर आ गया। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डूम, उसके ऊपर हेमिस्फीयर का डूम है। देख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 अगेन, ये है 32 का और वाला पार्ट, ओके। हाँ चलिए, ये इसमें डायग्राम क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की शेप में बिल्डिंग है, ये कुछ इस तरह से सिलेंडर की शेप में बिल्डिंग आ गई, ये रहा, ठीक है। ये ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर टाइप का डूम है, ऐसे करके हेमिस्फीयर टाइप का कुछ इस तरह से डूम है, ओके। क्लियर है इस बात को। अच्छा अब देखते हैं डायमेंशन क्या है, हाइट वगैरह। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कि जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है, जो डायामीटर है उसका 2/3 है, रेडियस नहीं डायामीटर, ठीक है। टोटल हाइट है तो पहले लिख लो, लेट टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है, लेट इट बी एच, ठीक है। वो हाइट कितनी है, एच है। तो अगर हाइट एच है तो उसने बोला जो डायमीटर है वो 2/3 है। डायामीटर ये रहा डायामीटर। डायामीटर क्या है, हाइट का 2/3 एच। मेरी बात को समझ गए। ये जो डायामीटर है वो क्या है, हाइट का 2/3 एच। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है एच। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो उसने बोला बिल्डिंग की हाइट यानी कि ये एच पूरा पूरे का पूरा यही फाइंड आउट करना है हमें। इफ़ इट कंटेन 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अच्छा अब देखो यहाँ पे मीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। यानी हमें क्या करना है, इस पूरी बिल्डिंग का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल वॉल्यूम इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से अपनी हाइट निकल आएगी। अच्छा अब देखो वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, 2/3 πr क्यूब, ठीक है, जिसमें से ये डायमीटर से रेडियस निकल आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर की हाइट तो हमारे पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं पहले। अब कैसे निकालेंगे सिलेंडर की हाइट, ध्यान से देखना। टोटल हाइट तो h थी ना, ठीक है। नाउ डायामीटर, डायामीटर क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है 2/3h। देयरफॉर जो अपना रेडियस है, रेडियस क्या आ जाएगा, आर। आर रेडियस क्या होता है बेटा, डायामीटर का हाफ, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा रेडियस जो है, दैट कम्स आउट टू बी h/3, दैट कम्स आउट टू बी h/3। बात को समझ गए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा कि ये जो रेडियस है h/3, ये वाला रेडियस h/3, ये रेडियस आ गया ना बेटा, ये सेंटर से पॉइंट तक की दूरी, यही तो रेडियस है h/3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो रेडियस है ये इतनी हाइट नहीं है, यानी कि ये पूरे एच में से इस h/3 को माइनस कर दूंगा तो ये सिलेंडर वाली हाइट आ नहीं जाएगी। पूरे एच में से h/3 को माइनस कर दूंगा तो सिलेंडर वाली हाइट नहीं आ जाएगी 2h/3। मेरी बात को समझ गए, तो यही चीज़ हमें ध्यान देनी थी। तो बस आगे तो फॉर्मूला, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की हाइट उसको हमने एच ले लिया, सॉरी एच नहीं, उसको मान लो कैपिटल एच है, ठीक है। वो क्या आ गई, टोटल हाइट में से h/3 माइनस कर दिया, जो कि क्या आ गया 2h/3। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। बस आपको ये हाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, उसके बाद तो फॉर्मूला है, उसके बाद तो फॉर्मूला है। यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ होगा, बार बार कह रहा हूँ वॉल्यूम कैसे पता चला, क्योंकि मीटर क्यूब एयर बोला है, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या बेटा, इस बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डूम, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम बेटा, सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। अच्छा हेमिस्फीयर डूम का वॉल्यूम क्या हो गया, 2/3 πr क्यूब, ठीक है, प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो गया, πr² कैपिटल एच, क्योंकि हमने कैपिटल एच सपोज करा था, ठीक है, हाइट को। अच्छा अब देखो ध्यान से बेटा, 2/3, पहले ना आर की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर देखना क्या कुछ कॉमन आता है। आर की वैल्यू क्या थी अपने पास, h/3 का क्यूब प्लस πr²h, पाई रेडियस क्या था h/3 का स्क्वायर,
और जो अपनी हाइट थी दैट वाज 2h/3। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपके पास 2/3πh³/3³। ठीक है, प्लस πh³/3³। मेरी बात को समझ गए क्या लिखा मैंने बेटा? ये h⁻3 और 3⁻3 अलग अलग हो गया, यहाँ पे h² और h, ये h⁻3 बन गया, ये 2 आगे आ गया, और 3 का स्क्वायर और 3, ये 3 का क्यूब बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा 2 कॉमन आ रहा है, फिर 3⁻3 दैट इज़ 27, ये कॉमन आ रहा है, फिर जो अपना पाई है वो कॉमन आ रहा है, और h⁻3 वो भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1/3 ओनली। ठीक है, ये 3³ h³ और पाई सारा कुछ कॉमन आ गया, 2 भी, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 कॉमन में ले लिया और 3³ भी कॉमन में ले लिया, पाई h, तो यहाँ पर तो 1 ही बचा ओनली। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? ये कैलकुलेशन कैसे करिए, बस आपको ये पता चल गया तो ईजी है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा हाँ, एक बात और है, ये वॉल्यूम किसके इक्वल गिवन है? वॉल्यूम इज गिवन टू बी 67 होल 1/21। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 67 होल 1/21। ठीक है, मैं इसको रफ में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 67 होल 1/21। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले 67 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, ये बन गया 6, 2 7 ज़ार 14, 6 2 ज़ार 12 और 1 13, 7 6 और 4 10, 13 और 1 14, और उसमें 1 कर दिया प्लस, यानी 1408। तो ये आंसर क्या आ गया, 1408/21। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या आ गया, 1408/21। तो यानी कि देयरफॉर ये जो भी अपना आया 2/27 इंटू, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 22/7 ही यूज़ करेंगे, इंटू h³, और ये क्या बन गया अपना एलसीएम लेके 4/3, ये किसके इक्वल आ गया, 1408/21। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम दे रखी थी, तो बस यहाँ से h आ जाएगा, आप कटिंग करके जैसे मर्जी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये आ गया अपना h³ इक्वल्स टू 1408/21 इंटू, ये बन गया 27/2, ये बन जाएगा 7/22, ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो जैसे भी होती है, ये बन गया 7 3 ज़ार 21, कटिंग हो गई। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो 2 के टेबल पे, ये बन जाएगा 2 7 ज़ार 14, 0, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के टेबल पे कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 4 1 ज़ार 4, 3 0 30, 4 7 ज़ार 28, 2 4 24, 4 6 ज़ार 24। ठीक है, अब इसकी 2 पे कटिंग कर दो 11, ये बन जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 11 के टेबल पे 8, यानी कि जो अपना h³ है वो क्या बच गया, 8 इंटू 27। अब इनको मल्टीप्लाई करने की गलती मत कर देना, क्यों? क्योंकि हमें h⁻3 चाहिए, तो 8 क्या होता है 2⁻3, और 27 क्या होता है 3⁻3, यानी ये क्या बन गया 2 × 3⁻3, यानी कि 6⁻3। तो h⁻3 किसके इक्वल आ गया, 6⁻3, यानी h की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो इंग्लिश में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ दी बिल्डिंग। ठीक है, तो जो अपने पास बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, समझ गए? 6 सेंटीमीटर की बिल्डिंग कौन सी होती है? ठीक है, 6 मीटर ही आएगा। ओके, तो ये देख लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल ईजी थे। ठीक है, मे भी आपको समझाने में टाइम लगाओ, लेकिन जब आप इसको खुद करने बैठोगे ना तो हार्डली 5 मिनट का काम आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। ठीक है, एक विंडो है 15 मीटर की हाइट पे है, इसको भी पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसके बाद जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दो तो ऐसे चैप्टर हैं कि आपने इसकी डायग्राम बना ली ना, क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 15 मीटर है विंडो। अच्छा, उसके बाद क्या बेटा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and foot of the another house on the opposite side of the street are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि उसने क्या, ये विंडो है, उसकी अपोजिट साइड पे एक और घर है। ठीक है, ये बन गया ऐसे करके, तो वो कह रहा है उस घर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है बेटा, 30 डिग्री ना, हाँ 30 डिग्री गिवन है, और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज़ गिवन टू बी 45 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन देख के खुद डिप्रेशन में नहीं चले जाना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन देख के खुद डिप्रेशन में नहीं जाना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, मैं लेक्चर वीडियोज़ में भी बार बार बताया। ठीक है, अच्छा चलो बस अब आगे इसको नाम दे दो, और क्या, ये ए आ गया, ये मान लो बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये मान लो ई पॉइंट है, बस। ठीक है, ABCD तो आती है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है इस हाउस की पूरी हाइट फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एक रेक्टेंगल बन रही है आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर ये हाइट 15 है तो बी से लेके सी तक ये भी तो 15 मीटर हो गया ना, यानी हमें सिर्फ ए बी फाइंड आउट करना है, बाकी हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझ गए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो बेटा इस ट्राइंगल में आ जाओ, सी डी ई, इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये देखो अच्छी सी खूबसूरत सी ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी डी ई ट्राइंगल में क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन टेंजेंट के साथ ही हो जाते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डी ई अपॉन बेस सी डी, ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। और यहाँ पे टेंजेंट क्या दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू है 15, सी डी वी हैव टू फाइंड आउट, टेंजेंट 45 इज़ 1। तो यहाँ से सी डी क्या आ गया, 15 मीटर, यानी कि ये जो अपना सी डी है दैट कम्स आउट टू बी 15 मीटर। अब हमने ये क्यों फाइंड करा, अब ध्यान से देखो बेटा, अभी मैंने बोला है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो मर्जी बोलो, अगर ये 15 है तो ऑपोजिट साइड ये भी तो 15 मीटर आ गई, तो इससे हमें मिल जाएगा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। कैसा फ़ायदा मिलेगा, ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ये देखो, ये परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है, और ये बेस हमने फाइंड कर लिया 15 डिग्री। तो इस ट्रायंगल से फिर से हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के ये अपना परपेंडिकुलर ए बी फाइंड नहीं कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी ई करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी, और बेस क्या है, बी ई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, और इस ट्रायंगल में टेंजेंट क्या गिवन है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी वी हैव टू फाइंड आउट, बी ई 15 है, टेंजेंट 30 इज़ 1/√3। तो यानी कि यहाँ से जो ए बी है दैट कम्स आउट टू बी 15/√3 मीटर। कितना आ गया, 15/√3 मीटर। ये कितना आया, सिर्फ इतना, ए बी आया 15/√3 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी हाइट निकालनी है, पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो प्लस कर दो दोनों को, बस पूरी हाइट। तो देयरफॉर टोटल हाइट, जो अपने पास टोटल हाइट है दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी के इक्वल आएगी टोटल हाइट, ठीक है। ए बी की वैल्यू 15/√3 और बी सी की वैल्यू 15। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहो तो यहाँ पे बेटा रैशनलाइज कर दो, 15/√3 है तो मैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इस 15 को बेचारे को ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 15 मल्टीप्लाई √3 और नीचे 3 आ जाएगा इतना, तो ठीक है। तो 3 5 ज़ार 15, तो ये बन गया 5/√3 प्लस 15, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप और भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 5 कॉमन कर दो, इट विल बी √3 + 3 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और है बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 को 1.732 पुट करना है, तो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बन गया 1.732 + 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 5 × 4.732, ओके। तो बस अब इनको बस आप मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर आपका आंसर आ गया। 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 136, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 3 23। तो 23.660 मीटर्स, दैट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज़ योर आंसर, ओके। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नो इट इज़ फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कह रहा है इन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट में क्या हो रहा है, ऑफ 2800 किलोमीटर, ठीक है, मतलब उस फ्लाइट ने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2800 या 2800 किलोमीटर्स। एन एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन, उसकी स्पीड कम कर दी, क्यों, ड्यू टू बैड वेदर, मौसम ख़राब हो गया था, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को 100 से कम कर दिया गया, उसकी स्पीड को 100 से कम कर दिया गया। एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, ऑब्वियसली बेटा अब स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना पहुंचने में। कितना टाइम ज़्यादा लगा, आधा घंटा ज़्यादा लग गया। तो फाइंड दी ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है कि जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है लेट इट बी इक्वल टू एक्स, ओके। तो चलो फिर उसको एक्स मान लो, लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर्स पर आवर। तो ये यहाँ पे लिख देंगे लेट ओरिजिनल स्पीड, या क्वेश्चन में ड्यूरेशन वर्ड यूज़ है तो आप ड्यूरेशन लिख लो, इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखना, जो टोटल डिस्टेंस था अपना, वो डिस्टेंस कितना था,
2800 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये फॉर्मूला पता है, छोटी क्लासेस में फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा बार बार बोलता हूँ, ये अपना डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले और अपना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट वाले क्वेश्चन है, ये पक्का आते हैं। और एक ट्रेन वाला, ट्रेन की स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी ना। अच्छा अब देखो केस 1 देखो, जब हमारे पास स्पीड थी एक्स, डिस्टेंस हो गया 2800, लेट टाइम इक्वल्स टू T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई, 2800 अपॉन एक्स आवर्स, ठीक है, इतना टाइम आ गया। अच्छा अब दूसरा केस ले लो, जब स्पीड क्या हो गई 100 से कम कर दी, तो देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो उतना ही था, टाइम मान लो T2 चला गया। मेरी बात को समझे, स्पीड उसने 100 की कम कर दी थी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो T2 कितना आ गया 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 आवर्स। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अच्छा देखो बेटा, जो T1 टाइम है, ठीक है, वहाँ पे स्पीड x थी, T2 टाइम पे स्पीड कम हो गई, ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, T2 बड़ा है ना। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 टाइम छोटा है, T2 टाइम बड़ा है, तो T1 में मैं कुछ ऐड करूँगा तो T2 के बराबर पहुँचूंगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। T1 टाइम कम था, T2 में स्पीड कम कर दी तो टाइम बढ़ गया, तो यानी T1 में कुछ ऐड करूँगा तो वो बड़ी वैल्यू के इक्वल पहुँचेगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा मुझे अब ऐड क्या करना है, देखो कितने का गैप आ गया, 30 मिनट्स का गैप आ गया। कितने का गैप आ गया, 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे मैं 30 ऐड करूँगा, क्योंकि सारी बात क्या हो रही है, आवर्स में हो रही है, तो इसको भी बदल दो आवर्स में। मेरी बात को समझ गए, यही थी मेन इक्वेशन, ये बन गई तो आपका आगे तो कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कम टाइम था, ये ज़्यादा टाइम है, तो कम टाइम में मैं कुछ ऐड करूँगा तो ज़्यादा के बराबर पहुँचूंगा कि नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू, इसकी कटिंग कर दूंगा तो मैं, ये क्या बन जाएगा, सॉरी T1 माइनस T2 नहीं, T2 माइनस T1 कर दो, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है ना। T1 को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो T2 माइनस T1 हो गया, और ये इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ गया। T2 की वैल्यू थी 2800 अपॉन एक्स माइनस 100, माइनस T1 था 2800 अपॉन एक्स, होल वॉज इक्वल टू 1/2। बस अब कैलकुलेट करो, आंसर आपके सामने, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन का आपको इजी वे बताया हुआ बेटा, ये 2800 को कॉमन कर दो, ये 2800 को मैं कर रहा हूँ कॉमन, अंदर क्या बच गया, x माइनस 100 माइनस 1/x। ऐसे करने से क्या होता है बेटा, आपकी कैलकुलेशन बिट इजी हो जाती है, बहुत इजी। अब आप खुद देखोगे कैसे इसका। अच्छा इस 2800 को नीचे ले जाओ, इसका एलसीएम कर दो, इट विल बी x माइनस 100, ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये कितना बन गया 5600, इतना ही आएगा ना। इसका क्या फ़ायदा होगा, x माइनस एक्स प्लस 100 इट विल बी इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 100 1/5600, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 100x² माइनस 100x इक्वल्स टू ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ गया, वो इक्वेशन क्या बन गई एक्चुअली, x² माइनस 100x इक्वल्स टू 1 2 3 4 जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो इक्वेशन बन गई फाइनली -100x माइनस 1 2 3 4 इक्वल टू 0, ओके। अच्छा अब ध्यान देना, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने बैठे तो मर जाओगे ठीक है, प्राण चले जाएंगे। हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब 56 देखो, 56 क्या होता है, 8 7 ज़ार 56 होता है कि नहीं, 8 7 ज़ार 56 होता है, तो यानी कि अगर मैं 800 और 700 ले लूँ, इनका डिफरेंस 100 का आ जाएगा, और 8 7 ज़ार 56 होता है, और 1 2 3 4 ये 4 जीरोज़ आ गई, ठीक है। अब मैंने ये शॉर्टकट में कैलकुलेशन कैसे करी, इसकी मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है, शॉर्ट्स ज़रूर देखना, ठीक है, मैंने इसलिए डाली है आपकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अच्छा अब देखो 100 नेगेटिव है, तो यानी 800 मैं नेगेटिव लूँगा और 700 मैं पॉजिटिव लूँगा, ओके। -1 2 3 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 700, यहाँ से 800 कॉमन आ गया, x प्लस 700 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 700 और x माइनस 800 इक्वल्स टू 0, ऐसे बन गया कुछ। यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई -700 और x की वैल्यू क्या आ गई 800, जिसमें से ये वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि जो हमारा x था, x क्या था बेटा, ये देखो, ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं, बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर फॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन या ओरिजिनल स्पीड जो भी है, ठीक है, किसकी थी, एयरक्राफ्ट की, तो ओरिजिनल स्पीड एयरक्राफ्ट की कितनी थी बेटा, दैट वाज इक्वल्स टू 800 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सिंपल, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस ये है कि मेन आपको इक्वेशन बनानी आ जाए, उसके लिए प्रैक्टिस
मस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ वन मोर देन ट्वाइस इस न्यूमिनेटर। अच्छा बेटा, अब इसमें मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि हमें एक्स किसको लेना होता है कि जहाँ पे भी कुछ चीज़ डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसमें क्या डिपेंड कर रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर पे सारी बात डिपेंड कर रही है ना। तो पहले तो न्यूमिनेटर को एक्स कर लो। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, न्यूमिनेटर को एक्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, लेट न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है दैट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब डिनोमिनेटर क्या बोला है उसने, देयर फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर उसने बोला था वन मोर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बोला था, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर आ गया, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा। ओके, अच्छा अब देख लो, देयर फॉर फ्रैक्शन लिख लो। चलो, फ्रैक्शन क्या आ गई, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वाली फ्रैक्शन बन गई आपकी। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है, इफ़ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसने बोला है फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्लस, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ये फ्रैक्शन है। ओके, और ये उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे चले जाते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया कि ये अपना फ्रैक्शन है और ये उसका रेसिप्रोकल है। उन दोनों का सम किसके इक्वल है बेटा, उन दोनों का सम, सम किसके इक्वल है, 216/21। पहले इसको भी सोल्व कर लो, 216/21 ये क्या बनेगा, इसको भी रफ में ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। ये रहा 216/21। ठीक है, 21 इंटू टू क्या होता है 42। ठीक है, 42 और 16 कितना आ गया 58, 58/21 बन गया ये। तो 58/21 बन गया। तो वेट अ मिनट, हाँ, तो ये बन गया 58/21। अब बस इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स इंटू 2x प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 58/21। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन रहेगी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है कि आपको इक्वेशन बनाना आ जाए और उसमें भी कुछ ज़्यादा तीर नहीं चलाने। क्या करना है, उसकी इंग्लिश को समझना है। अगर इंग्लिश वीक है तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब इसका होल स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन नीचे होल स्क्वेयर ओपन करा तो 2x स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू 58/21। बस ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना टोटल, ये बन गया 5x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, उसके साथ मैं 21 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये बन गया 2x स्क्वेयर प्लस x, उसके साथ मैं 58 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो बस अब इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या बन गया 5105x स्क्वेयर प्लस ये क्या बन गया 484x प्लस 21 इक्व टू 58 इंटू टू क्या हो गया 116x स्क्वेयर प्लस 58 माइनस 26x माइनस 21 इक्वस टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी सोचूं ये तो फैक्टर ही नहीं बन रहे, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसको फैक्टराइज करते हैं, 11 और 21। ठीक है, 11 और 21 की कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 1 2। ठीक है, ये बन गया 2 3 1। ठीक है, अब 2 3 1 को 26 बनाना, तो 2 3 1 के फैक्टर कर दो अब, 2 3 1। ठीक है, तो ये 3 के टेबल पर हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, तो 7 11 11 एंड 1। ठीक है, देखो इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे बेटा, 3 और 11 की पेयरिंग कर देते हैं, 7 अलग रहने देते हैं। 11 3 ज़ा 33 ना, उसमें से 7 माइनस करा तो ये 26 बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब क्योंकि 26 माइनस में है तो 33 अपना नेगेटिव में चूज़ करेंगे। ठीक है, तो -33 और +7 ये दो आ गए, तो ये बन गया 11x स्क्वेयर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, इट विल बी x माइनस 3, और यहाँ से 7 कॉमन आ गया, इट विल बी x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 11x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई -7/11 एंड x की वैल्यू क्या आ गई +3। अब देखना बेटा, ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम फ्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन किस तरह की होती है, जैसे ये देखो फ्रैक्शन हमारी इस तरह की होती है, ये 58/21 है, यानी 58 भी एक अपना इंटीजर है, 21 भी इंटीजर है। तो ये फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता न्यूमरेटर का। ठीक है ना, एक्स क्या है, एक्स तो अकेला न्यूमरेटर है ना,
तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अकेला अपना कुछ ना कुछ इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर अकेला कुछ ना कुछ इंटीजर होता है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 3 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देयर फोर न्यूमिरेटर, ठीक है, जो न्यूमिरेटर है दैट इज इक्वल टू 3 एंड जो अपना डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर दैट इज़ वो क्या है बेटा 2x+1 है ना, डिनोमिनेटर 2x+1 था, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3+1 दैट इज़ 6+1 विच इज़ 7। तो देयर फोर जो अपनी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज़ 3/7 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 3/7, ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो उसका पहले मैं टेबल बना लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए वीडियो ज़रा पॉज करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये रहा आपका टेबल। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 19, मीन बेटा 19 दे रखा है। फाइंड द फ्रिक्वेंसीज एक्स एंड वाई, इस एक्स और इस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द टोटल फ्रिक्वेंसीज 80, ये टोटल फ्रिक्वेंसी 80 दे रखी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये टेबल बना के टोटल फ्रिक्वेंसी 80 लिख ली है, ठीक है। सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, टोटल फ्रिक्वेंसी 80 है ना, टोटल का मतलब क्या हो गया, इन सारी फ्रिक्वेंसीज का जो प्लस है दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो 6 8 x 19 20, तो मैं लिख लेता हूँ 6 8 x 19 20 और y + 8 + 3, ये सबका प्लस क्या बेटा 80 के बराबर है, इन सबका प्लस क्या है 80 के बराबर। तो यहाँ से x + y में इक्वेशन बन जाएगी 6 और 8 14, ठीक है, 14 और 10 24, 24 और 10 34, 33 आ गया, 33 43 53, 53 और 3 56, 56 और 8 4, तो यानी कि 64 और x और y कितना आ गया 80, और x और y क्या आ गया 80 में से 64 माइनस हो जाएंगे, तो वहाँ से x + y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वहाँ से x + y की वैल्यू आ गई आपकी 16, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ के अपना मीन निकाल लेते हैं। अच्छा, मीन के लिए क्या बेटा, सबसे पहले तो मिडल वैल्यू चाहिए। 0 और 5 में मिडल वैल्यू क्या बेटा 2.5, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोला था कि ये जितना भी गैप है वो ऐड करते जाओ, 5 5 का गैप है ना, तो यहाँ 5 5 ऐड करते जाओ, ठीक है। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, तो ये बन गया आपका एक्स आई। अब क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बन गया 13.0, इनको मल्टीप्लाई करो 44, तो 8 7 56 और 4 60, और ये क्या बन जाएगा अपना 12.5 एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा अपना अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेता हूँ ताकि अपना टाइम बन जाए वीडियो में, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन हो गई है, ये सारे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, प्लस करके भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे जैसे आंसर आएगा तब पता चलेगा अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो, ओके। चलिए, तो अब जो हमारा मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला जरूर लिखना है, बार बार बोलता हूँ फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। तो प्लस 12.5x प्लस 27.5y अपॉन टोटल कितना था बेटा 80, ओके। तो यानी कि अच्छा, मीन कितना गिवन था आपको, मीन गिवन था 19, तो ये पूरी चीज़ क्या है 19 के इक्वल होगी, यानी 1228 प्लस 12.5x प्लस 27.5y, ये किसके इक्वल हो गया 19 इंटू 80, ठीक है। तो 12.5x प्लस 27.5y किसके इक्वल हो गया 0, 8 9 72, 7, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 1228, तो यानी कि 12.5x और 27.5y किसके इक्वल आ गया बेटा, ये किसके इक्वल आ गया, इनको माइनस कर दिया, 10 - 8 2, और ये बन गया 11 - 2 9, और ये बन गया 14 - 12 2, 292। तो ये आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों की मदद से आपको x की वैल्यू, एलिमिनेशन लगाओ जो मर्जी करो, वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा काम होने वाला, देखते हैं। 12.5x और 27.5y, मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ। 12.5x, 12.5x प्लस 27.5y इक्वल्स टू 292, और वहाँ पर क्या था x + y इक्वल्स टू 16 था,
तो मैं क्या कर रहा हूँ 12.5 के साथ 12.5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है 16 है, 16 को 12.5 से मल्टीप्लाई करा ऐसे करके, समझे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 88, 32 और 8 40, 16 और 4 20, 200 बन गया ये, ठीक है। ये कितना आ गया 200 आ गया। तो अब ये आ गया 200, तो इट विल बी इक्वल्स टू 200। इनको कर देते हैं माइनस और देखते हैं क्या बनता है। 27.5 और 12.5 इनको करा माइनस, यहाँ तो 92 आ गया। इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 5 - 5 0, ये बन जाएगा 7 - 2 5 और 2 - 1 15, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 92/15। ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इधर उधर। तो दूसरा क्या था बेटा x + y की वैल्यू 16 थी, यानी कि x + 92/15 की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16 - 92/15, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 16 और 15 को करा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16 5 ज़ार 80, तो 8 कैरी 16 और 8 24, ओके। तो x की कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 - 2 8, ये कितना आ गया 13 - 9 4 और 148 आ गया, ठीक है। तो x और y की ये वाली वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर करना। तो ये था बेटा आपका सेक्शन डी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ई के साथ, बड़ा मज़ेदार सेक्शन होने वाला है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।